हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी जो क्लासेस चल रही थी पेपर फोर्थ की, उसमें जो हमारा टेस्ट है, आज का जो टेस्ट रहने वाला है, इसमें आपके पार्ट ए यानी व्याकरण। व्याकरण के आपके सारे के सारे जितने टॉपिक है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, शब्द युग्म में सार्थक शब्द, आपके शब्द शुद्धि वाक्यों की, शब्द शुद्धि शब्द की, ठीक है, लोकोक्ति, मुहावरे और आपकी पारिभाषिक शब्दावली, सारे के सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस हैं, आज हमें लेके आए हैं। आपका जो ये टेस्ट होने वाला है, मैं इसको पहले आपको सीधी पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। फिर उसके बाद जो हमारा ये टेस्ट चल रहा है, तो इसकी क्लास है, कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं, किस प्रकार ये प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके बाद सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, यानी जिस हिसाब से आपको ये लगे कि हाँ, हमें इसे इस प्रकार पढ़ने में सहूलियत है, तो आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। पहले अपना उसको टेस्ट देके देख सकते हैं कि हाँ, मेरे कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं। उसके बाद आप इस क्लास से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, फिर उस सॉल्यूशन को बाद में भी रिवीजन करने के लिए वो पीडीएफ अपने पास से रख सकते हैं। तो आपको जिस हिसाब से कंफर्ट हो, उस हिसाब से आप पढ़ लेना। तो आज के अगर टेस्ट की बात करें, तो व्याकरण के हमारे पार्ट ए की तो हमने बात कर ली कि सारे टॉपिक रहेंगे। पार्ट बी की बात करें, तो पार्ट बी में जो आपका टॉपिक रहने वाला है आज, एक तो आपका संक्षिप्तीकरण रहेगा, जो कि हम कर चुके हैं। संक्षिप्तीकरण हमें कर चुके हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा करनी है, इसलिए आज का एक क्वेश्चन है वो आपका संक्षिप्तीकरण पर रहेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला संक्षिप्तीकरण और दूसरा क्वेश्चन है वो आपका भाव विस्तार पे रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है भाव विस्तार पे रहेगा, यानी हम जो टॉपिक कर रहे हैं बीच बीच में हमें उसका भी रिवीजन करते रहना है। ये नहीं कि हाँ, हमने पहला हमें आगे आगे करते जाए, पीछे वालों को रिवाइज ही ना करें। तो हमें जितना आगे हम पार्ट बी के जितने भी सारे टॉपिक कर रहे हैं, पीछे वाले भी हमें रिवीजन करते रहना है। मैं आपको जल्दी सारे टॉपिक है वो कवर करवा दूंगी, लेकिन सारों की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस क्लास के आगे बढ़ते हैं और हमारे टेस्ट पे चलते हैं। हमारे पार्ट ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने और सारे के सारे कितने आपके 2 अंक के हैं। सबसे पहले में हमें संधि करना है, हमें संधि विच्छेद दिया हुआ है। परि प्लस अटन, परि प्लस अटन यानी पर्यटन। जिस प्रकार एग्जाम में हमें सिर्फ जितना पूछा है उतना लिखना है, वैसे ही आज हम इसे आपके पेपर में करेंगे। अब थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, तो मैं आपके लिए सेम वैसे ही जो आपके टेस्ट है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और हमें फालतू का कुछ नहीं लिखना, जितना हमें पूछा है उतना ही लिखना है। तो इसलिए मैं भी आपकी क्लासेस जाए ऐसे ही प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगला, ने प्लस आए, ने प्लस आए यानी अगर हम इसकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा, न्याय। ने प्लस याय, न्याय। पम प्लस चम, पम प्लस चम, तो इसमें बनेगा पंचम। इसकी अगर हम संधि करते हैं तो इसका क्या बनेगा, पंचम। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पंचम। ठीक है, जिस प्रकार आप लिखो, ये दोनों इसे, ये पंचम और ये पंचम। छद विसर्ग मय, तो इसका क्या हो जाएगा, छंदोमय। इसका क्या हो जाएगा, ऊपर बिंदी आएगी, छंदोमय। ठीक है, तो ये हमने क्या कर ली, हमने संधि कर ली। परि प्लस अटन, पर्यटन। नी प्लस आए, न्याय। पम प्लस चम, पंचम। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और छंद विसर्ग प्लस मय, छंदोमय। तो ये हमारे यहाँ पे 2 नंबर है वो सिक्योर होते हैं। अगला क्वेश्चन चलता है हमारा उपसर्ग पर। उपसर्ग के संयोग से दो दो शब्द लिखिए। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है कि जो संयोग से बनने वाले शब्द भी, और आपको अगर कोई शब्द दे दे, कोई शब्द दे दे, आपसे पूछ ले कि इनसे है वो, आप उपसर्ग है वो अलग कीजिए, उपसर्ग और मूल धातु अलग कीजिए। अगर आपसे सीधा ये पूछ लेना कि इनमें से आप उपसर्ग को अलग करके लिखिए, तो आपको सिर्फ उपसर्ग लिखना है। वहां पे आप एक एक सेकंड बचाओगे ना, तभी आपका पेपर है वो अच्छे से पूरा कंप्लीट हो पाएगा। अगर आपसे पूरा बोल दे कि हाँ, इससे आप उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, तब आपको दोनों लिखने हैं, वरना आप सिर्फ उपसर्ग लिख सकते हो। इसमें बोला है कि उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द, यानी हमें इनके शब्द बनाने हैं। पहला हमें दिया है अलम, अलम से लिख सकते हैं अलंकार, अलंकार। और अलंकार के अंदर क्या हुआ है, अलम प्लस कार। क्या हुआ है, अलम प्लस कार, अलंकार, अलंकार। ठीक है, दूसरा इसमें पूछा है अलंकृत, दूसरा इसमें अलंकृत।
अलंकृत। तो इसमें क्या हो जाएगा, अलम प्लस कृत, अलम प्लस कृत। ठीक है, दो शब्द बन गए। अगला हमें बहु, बहु से पूछा है तो हमें बहुमत, बहुमत। और इसे क्या लिख सकते हैं, बहुमूल्य, बहुमूल्य, बहुआयाम। ठीक है, ये सारी चीज लिख सकते हैं। दो पूछा था, दो हमने लिख लिया। बहु उपसर्ग से बनने वाले शब्द बहुमत और बहुमूल्य। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आता है प्रत्यय का, कि इन प्रत्ययों के संयोग से, यहाँ प्रत्यय है, प्रत्ययों के संयोग से दो शब्द बनाइए। पहला प्रत्यय दिया हुआ है इया और दूसरा दिया हुआ है गे, इया और गे। इया से बनाए तो एक बन सकता है घटिया, घटिया। इसमें अगर हम देखें तो ये किससे बना है, घटा से, घटा प्लस या घटिया। ठीक है, दूसरा बन सकता है बढ़िया, दूसरा बढ़िया। तो ये किससे बना है, ये बना है बड से। ठीक है, बढ़िया। गे, गे की बात करें तो इसमें अपन लिख सकते हैं विशेषज्ञ, विशेष प्लस गे, विशेषज्ञ। और इसमें कौन सा बन सकता है विशेषज्ञ के अलावा, नीतिज्ञ, नीतिज्ञ, नीति प्लस गे, नीतिज्ञ। इया से घटिया, बढ़िया, गे से विशेषज्ञ, नीतिज्ञ। हमारा प्रत्यय का भी कंप्लीट होता है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन आता है और चौथे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, विलोम शब्द। विलोम शब्द की बात करें तो इसमें हमें पूछा है कि इन शब्दों के विलोम शब्द, जैसे में पहले आया है कर्ता, कर्ता का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, अकर्ता, कर्ता का अकर्ता। तारुण्य, तारुण्य क्या होता है, वार्धक्य, तारुण्य यानी वार्धक्य। तरुण मतलब क्या होता है, छोटा या अभी उत्पन्न हुआ। ठीक है, और वार्धक्य या फिर इसका बुढ़ापा भी बोल सकते हैं अपन, बुढ़ापा। ठीक है, तारुण्य का, तारुण्य के वार्धक्य या फिर बुढ़ापा, दोनों में से जो भी उस टाइम आपके माइंड में क्लिक हो आप लिख सकते हो। पेन्ना का भोथरा, पेन्ना का भोथरा। अगला आता है परिजन, परिजन और स्वजन, परिजन और स्वजन। तो ये आपके क्या हो गए विलोम शब्द, कर्ता, अकर्ता, तारुण्य, वार्धक्य या फिर बुढ़ापा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची, पर्यायवाची की बात करें तो अणु और नियति, अणु और नियति। अणु के कौन कौन से हो सकते हैं, अणु का जैसे अंश हो गया, अणु का पर्यायवाची अंश हो गया, कण हो गया, ठीक है, सूक्ष्म हो गया, घटक हो गया। ये क्या हो गए, ये आपके अणु के पर्यायवाची अंश, कण, सूक्ष्म और घटक। अगला आता है हमारा नियति, नियति क्या होता है, भाग्य, नियति भाग्य, होनी। बोलते हैं ना भाग्य को कोई नहीं टाल सकता, होनी को कोई नहीं टाल सकता। हावी, देव्य, देव्य और प्राब्ध, प्राब्ध, प्रारब्ध, प्रारब्ध। ठीक है, तो आप अंश, कण, सूक्ष्म और घटक ये हो गए आपके अणु के पर्यायवाची। नियति की बात करें तो भाग्य और होनी, ये तो हम सभी को याद होता है, हमें दो ही लिखना होता है, तो आप फटाक से ये लिखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये माइंड में क्लिक ना हो तो आपको आगे वाले भी याद करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा अर्थ भेद पर, जो शब्द युग्म है उनके हमें अर्थ देखने हैं। सबसे पहले में दिया हुआ है घोष और घोष, दोनों में स का अंतर है। अगर हम इस स की बात करें तो इस जो घोष है इसका क्या मतलब बनता है, गर्जन, इसका क्या अर्थ निकलता है, गर्जन। और अगर हम इस स की घोष की बात करें तो ये बनता है बस्ती, ये क्या बनता है, बस्ती। तो घोष और घोष, गर्जन और बस्ती इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखना, घोष, गर्जन, घोष, बस्ती। अगला आता है प्रदीप और प्रतीप। प्रदीप का होता है दीपक, और ये प्रदीप वाला तो मैंने आपको पहले करवाया भी है। प्रदीप का अर्थ होता है दीपक, और जो प्रतीप है इसका होता है उल्टा, इसका क्या होता है, उल्टा। प्रदीप, दीपक, प्रतीप, उल्टा। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारे वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए, यानी हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अधितेका, इसे बोलते हैं अधितेका, अधितेका। ठीक है, अगला बनता है बर्तन बेचने वाला, बर्तन बेचने वाला होता है कसेरा,
बर्तन बेचने वाला कसेरा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधितय का, बर्तन बेचने वाला कसेरा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। हमें दो वाक्य दिए गए और उनके हमें शुद्ध रूप लिखने हैं। पहला है, तूफान के बावजूद जहाज समुद्र तैर ही गया। ये नहीं हो सकता। क्या होगा, इसमें गलती है कि जहाज समुद्र तैर नहीं गया, समुद्र पार कर गया। तो अपन लिखेंगे, तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। तो तूफान के बावजूद, बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। तो यहाँ पे तैर की जगह क्या लिख देंगे, पार कर। पार आपको तो पूरा लिखना है ये। वहां नीचे आप लिखोगे ना, तो लिखोगे तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। ठीक है, तो इस तेर की जगह पार कर ये शब्द आपको जोड़ने हैं, इसको हटाना है। तो ये आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। अगला है, गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता। गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता, ये आपका अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, गांधी जी को भुला नहीं जा सकता। भुला नहीं जा सकता, तो यहाँ पे लिखेंगे, गांधी जी को भूला नहीं जा सकता, जो कि आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। आपको नीचे लिखना है, गांधी जी को भूला नहीं जा सकता, भूला नहीं जा सकता। ये हमारी वाक्य शुद्धि हो गई। अब आती है हमारी शब्द शुद्धि। अब आती है शब्द शुद्धि, जिसमें हमें पहले ही दिया हुआ है सन्यासी। सन्यासी की बात करें तो इसमें क्या गलती है कि इसमें दो नए आते हैं। एक तो आप इसको लिख सकते हो इस प्रकार सन्यासी, या फिर आप इसको लिख सकते हो इस प्रकार सन्यासी। दोनों ही सही है, जिस हिसाब से आप लिखो। दोनों नए ऐसे लिख दो सन्यासी, या फिर एक बिंदी लगा के एक नया लिख दो सन्यासी। अगला आता है नभ मंडल। नभ मंडल नहीं होता, ये क्या होता है, नभो मंडल होता है। नभो मंडल, नभ प्लस मंडल, नभो मंडल। ठीक है। अगला जागृत। जागृत नहीं होता, जागृत होता है। ठीक है, नीचे रह आता है, रह इसमें पूरा होता है, ना कि री होता है, इसमें रह होता है। जागृत। एक आता है भागवत। भागवत में आपके तय है वो पूरा होता है, भागवत, ना कि हलंत, तय पूरा होता है। सन्यासी, सन्यासी। नभ मंडल नहीं होता, नभो मंडल होता है। जागृत नहीं होता, जागृत होता है। भागवत में आपके हलंत नहीं आता, भागवत पूरा आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, शब्द शुद्धि में वाक्य शुद्धि भी हो गया और शब्द शुद्धि भी हो गया। अब आते हैं हमारे मुहावरे और लोकोक्ति। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। पहले दिया गया है मुहावरा, आसन डोलना। आसन डोलना यानी कि जो आपकी ताकत है या फिर सत्ता है पर प्रभाव पड़ना, ताकत या सत्ता पर प्रभाव पड़ना। तो आप इसका लिख सकते हो, ताकत पर प्रभाव पड़ना या फिर सत्ता पर प्रभाव पड़ना, पर प्रभाव पड़ना। आप लिख सकते हो ताकत पर प्रभाव पड़ना या सत्ता पर प्रभाव पड़ना। आसन डोलना। बढ़ती महंगाई के विरोध में जनता के तीव्र विरोध प्रदर्शन से सरकार का आसन डोल गया। तो आपको अगर प्रयोग पूछ ले तो प्रयोग आप क्या लिखोगे, वाक्य में प्रयोग, प्रयोग। बढ़ती महंगाई, बढ़ती महंगाई के विरोध, के विरोध में, विरोध में जनता के तीव्र विरोध प्रदर्शन, जनता के तीव्र विरोध प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन से सरकार का आसन डोल गया। सरकार का आसन डोल गया, डोल गया। ये आपका वाक्य में प्रयोग हो गया। आसन डोलना यानी सत्ता या ताकत पर प्रभाव पड़ना। अगला हमारा जो दूसरा मुहावरा है वो क्या दिया गया है, खून सूखना। खून सूखना यानी भयभीत हो जाना। खून सूखना यानी बहुत भयभीत हो जाना। तो इसका जो अर्थ होगा वो तो हो जाएगा बहुत भयभीत हो जाना, बहुत भयभीत हो जाना। अगर हम इसका करेंगे वाक्य में प्रयोग, तो हम लिख देंगे कि राजा जंगल सफारी पर राष्ट्रीय उद्यान गया था। वहां बाघ को एकाएक सामने देखकर उसका खून सूख गया। तो अपन लिखेंगे
राजा वाक्य में प्रयोग लिखते हैं ना, तो राजा जंगल सफारी, जंगल सफारी पर राष्ट्रीय उद्यान गया, राष्ट्रीय उद्यान गया था। वहां वहां बाघ को एकाएक एकाएक सामने देखकर उसका खून सूख गया, उसका खून सूख गया। तो इसका इस प्रकार हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। हमने दो पढ़े, आसन डोलना या कि सत्ता पर प्रभाव पड़ना, खून सूखना यानी बहुत भयभीत हो जाना। अब हमारा ये हो जाता है। अब हम लिखते हैं पारिभाषिक शब्दों के समानार्थी शब्द। ठीक है, जो इसकी लोकोक्ति होती है वो हम अगले टेस्ट में कर लेंगे। ये हमने आपके क्या किए थे, मुहावरे। निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। इसमें हमें दो दिए गए हैं। एब्रोगेट यानी निराकरण करना, एब्रोगेट यानी निराकरण करना, निराकरण करना, निराकरण है। दूसरा हमारा क्या होता है, प्रेसिडेंट। दूसरा क्या होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का अर्थ क्या होता है, पूर्व उदाहरण, पूर्व उदाहरण, पूर्व उदाहरण। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने व्याकरण का यानी जो हमारा पार्ट ए था, पार्ट ए को पूरा कंप्लीट है वो कर लिया है। अब बारी आती है हमारे पार्ट बी की। पार्ट बी में दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन यानी हमारे 20 मार्क्स के, दो क्वेश्चन 20 मार्क्स के। दोनों क्वेश्चन, एक आपका संक्षिप्तीकरण का है, एक आपका पलवन का है। दोनों हम वैसे पहले कर चुकी है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमें और इनको अच्छे से करना है। निम्नलिखित अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए तथा लगभग एक तिहाई शब्दों में संक्षिप्तीकरण कीजिए। पहले हम जो हमें दिया गया है लगभग ये 150 शब्दों में दिया जाता है, उसको हम पढ़ेंगे, फिर इसका अच्छा सा एक टाइटल लिखेंगे, और फिर उसके बाद है हम इसकी जो भी एक तिहाई में हम इसको संक्षिप्त कर सकते हैं वो लिखेंगे। हमें दिया गया है, संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। ठीक है, संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। क्षण घंटों में, घंटे दिनों में, दिन सप्ताह में, सप्ताह मास में और मास वर्षों में परिवर्तित होते रहते हैं। मैंने आपको जब आपने संक्षिप्तीकरण मैंने आपको कराया था पहली बार है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको जो भी आपको वाक्य यानी जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है उसको आपको 3 से 4 बार पढ़ना है। पहली बार में आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ो, समझो किस चीज के बारे में दिया गया है। दूसरी बार पढ़ो जब आप इसके नीचे लाइन लगा के ऐसे ऐसे पढ़ना, और आपको समझना है कि हम टाइटल लिखेंगे तो किस प्रकार इसका टाइटल है लिख सकते हैं, शीर्षक लिख सकते हैं। तीसरी बार में पढ़ने के बाद आप इसके 2 से 3 है इसके शीर्षक है अपने हिसाब से बना लेना। फिर जब आप एक बार इसको और पढ़ोगे तब आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि हम इसको अपने भाव में, अपने शब्दों में, ये नहीं कि हमने जो इसने लिखा है उसमें जो अनावश्यक शब्द दे दिए उनको हटा करके हम इसके ही एक तिहाई शब्द लिख दिए, नहीं। इनको इसमें जिस भाव को समझना है उस भाव को अपने शब्दों में लिखना है, वही होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें बात याद रखनी है। अब जैसे हमने लिखा कि संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, क्षण घंटों में, घंटे दिनों में, दिन सप्ताह में, सप्ताह मास में और मास वर्षों में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार संसार सागर की लहरें मानवता के बेड़े को निरंतर आगे बढ़ाती रहती है और कालांतर में एक प्राचीन और नवीन सभ्यता और संस्कृति का अवसान और आरंभ होता हुआ दिखाई देता है। कुछ वस्तुओं में परिवर्तन इतना जल्दी होता है कि हमें प्रत्यक्ष जान पड़ता है, और कुछ में अंतर धीरे धीरे, इतना धीरे कि हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। अब हमने एक चीज तो देख ली कि जो परिवर्तन है ये परिवर्तनशील या परिवर्तन है, ये बार बार आ रहा है। ठीक है, यानी जो कुछ भी इसमें हमारा टाइटल होगा वो परिवर्तन से रिलेटेड होगा। उद्यान में विकसित कुछ पुष्प कितनी जल्दी प्रफुल्लित होते हैं और फिर कुमला जाते हैं। अंत में पंखुड़ियां गिरने लगती हैं कि इसका अनुभव कालांतर में होता है। इस प्रकार प्रति क्षण प्रत्येक ऐहिक वस्तु में परिवर्तन होता जा रहा है। यही भारतीय क्षणवाद का ध्रुव सिद्धांत है। अब यहाँ पे आया भारतीय क्षणवाद।
तो ये भी एक टाइटल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या बताया है कि ये भारतीय क्षणवाद का ध्रुव सिद्धांत है। कवि की दृष्टि से यह परिवर्तन ही जीवन है और अस्थिरता और परिवर्तन ही जीवन का प्रतीक है। तो हमारे इसमें दो हो सकते हैं आपके क्या टाइटल, जो मैंने नीचे लिखे हैं। जो भी आपको इसमें अच्छा लगे आप लिख सकते हो, परिवर्तनशीलता या भारतीय क्षणवाद। भारतीय क्षणवाद इसने खुद ही दे दिया तो ये बिल्कुल सही होगा, और परिवर्तनशीलता जो कि अपन ने बनाया है, और इसमें जो हमने पढ़ा है ये परिवर्तनशीलता से ही रिलेटेड है। यानी इसने इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में परिवर्तनशीलता को ही दर्शाया है कि किस प्रकार परिवर्तन है वो हमारे जीवन में जरूरी है, आवश्यक है। ये हमारा टाइटल यानी 2 नंबर का काम कंप्लीट हुआ। अब हम ये करना है 8 नंबर का काम। इसमें संसार की प्रत्येक वस्तु एवं समय है वो परिवर्तनशील है। मानवता निरंतर अग्रसर रहती है। प्राचीन सभ्यता संस्कृति का अवसान तथा नवीन का उदय होता रहता है। कुछ परिवर्तन शीघ्र अतः प्रत्यक्ष तथा कुछ धीरे धीरे यानी परोक्ष होते हैं। आगे हम देखें, आगे लिखा है कि प्रतिक्षण प्रत्येक ऐहिक वस्तु में परिवर्तन भारतीय क्षणवाद है। ये जो भारतीय क्षणवाद है ये इसने बोला है, तो ये हमारी लाइन में आना जरूरी है। ठीक है, कवि के अनुसार परिवर्तन ही जीवन है। इसमें आप 1 से 2 लाइन और भी अगर बढ़ा दो तो ये नहीं है कि आपके ये जो आपने लिखा है वो 1 तिहाई शब्दों से अधिक हो जाएगा, नहीं। चाहे आप इतना लिख सकते हो, इसमें 1 2 लाइन है अपनी तरफ से और ऐड कर सकते हो, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये जो लाइन है ये परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। तो ये था हमारा संक्षिप्तीकरण। जो मैंने आपको जो संक्षिप्तीकरण करवाया है अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा मैंने सोचा है कि आपको सिखाऊं संक्षिप्तीकरण के बारे में। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि मैं 3 से 4 बार पढ़ना है। पहले बार पढ़ो तो जानो कि उसके बारे में क्या चीज है, दूसरी बार पढ़ो तो सोचो, उसमें अंडरलाइन ऐसे ऐसे करते रहो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप 2 से 3 है उसके क्या लिखो, आप टाइटल लिखो, और उन 2 से 3 में से फिर एक आपको मिला के लिखना है। ध्यान ये चीज रहनी है कि जो भी हमारा हम शीर्षक लिखते हैं वो 3 से 4 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करो 3 शब्दों तक उसे निपटाने की, लेकिन 3 से 4 शब्दों से ज्यादा आपका शीर्षक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है आप जो भी आपको दिया गया है उसको अपने शब्दों में, अपने भाव में, ठीक है, उस भाव को पढ़कर अपने शब्दों में उसको लिखना है, ना कि एज इट इज उतारना है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट बी के क्वेश्चन है 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा भाव विस्तार का। भाव विस्तार में बात करें यानी पल्लवन का। इसमें हमें क्या दिया है, एक हमें भाव कथन दिया है कि कथन का भाव विस्तार कीजिए। शब्द सीमा क्या है, हमें 100 शब्द रखने हैं। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से ही प्रभु दूर। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। इस चीज को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जीवन में उन्नत स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में स्वयं के लघु होने का या अकिंचन होने का, विनयशील होने का बोध है वो आवश्यक है। यानी व्यक्ति को जीवन में अगर उन्नति चाहिए तो उसको अकिंचन होना पड़ेगा, उससे विनयशील होना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी घमंड में नहीं रहना कि हाँ मेरे को तो ये, मेरे पास ये चीज है तो मैं तो कितना ही बड़ा हूं। ठीक है, हम अपनी लघुता से मुक्ति चाहने की प्रक्रिया में ही प्रभुता को, बड़प्पन को, सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। यानी हमें ये होगी कि हाँ लघुता है, मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ। यानी अपन ये सोचते नहीं कि नहीं यार अभी मेरे पास जॉब नहीं है, मैं मतलब बेरोजगार हूँ, अपन ये चाहते चाहते ही अब ये सोचते कि नहीं मेरे को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मेरे को क्या है जॉब चाहिए। तो ये क्या है, लघुता से अपन प्रभुता की ओर जा रहे हैं। यानी अपने को किसी चीज की चाह है, अगर चाह ही नहीं होगी तो अपने कैसे किसी चीज को पाएंगे। किंतु यदि व्यक्ति में प्रभुता का यानी अर्थात सामर्थ्यवान होने का भान हो गया, अहम का एहसास हो गया, तो फिर वह ईश्वर से दूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे लिखते हैं कि यह संसार विराट है, यह विभिन्न शक्तियों का पुंज है। व्यक्ति इस संसार की शक्तियों के बीच एक तुच्छ सा लघु सा प्राणी है, किंतु विकासशील है। वह निरंतर अपनी शारीरिक, बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य को बढ़ाता हुआ महान बन सकता है, बशर्त कि उसमें अपने तुच्छ होने का भाव हो।
फलस्वरूप उसमें सीखने और विकसित होने की ललक होगी। ठीक है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने विज्ञान के महानतम आविष्कार को कर लेने के बाद भी यही महसूस किया था कि वह इस संसार सागर के किनारे छोटी छोटी लहरें गिनने भर का कार्य कर सकता है। अब इसमें हमने एग्जाम्पल किसका दिया है? आइंस्टाइन का। तो इसी प्रकार आप किसी वैज्ञानिक का एग्जाम्पल दे सकते हो। कोई भी आप संस्कृत का श्लोक लिख सकते हो। कोई भी आप क्यूटोज यानी किसी की कही हुई बात को इसमें लिख सकते हो, शायरी नामे के मतलब शायरी के टाइप से। ठीक है। ये चीजें अपन कर सकते हैं। जब तक व्यक्ति में ऐसे छोटे होने का भाव बना रहता है, वह उन्नति के उच्च से उच्चतर मार्ग को प्राप्त करता जाता है। विश्व के महान व्यक्तियों ने अपने आप को तुच्छ तुच्छ मानकर ही अपने व्यक्तित्व की ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। किंतु यदि व्यक्ति को अपनी उन ऊंचाइयों का बोध हो जाए, घमंड हो जाए, तो वह तुरंत स्खलित हो जाएगा। फिर प्रभु की प्राप्ति का मार्ग को संपूर्ण समर्पण चाहता है। अब पता है कि प्रभु की अगर प्राप्ति है तो वो मार्ग है, वो संपूर्ण समर्पण चाहता है। वह तो तुलसीदास के राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो के भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब तुलसीदास है, इनके एक यहाँ पे पंक्ति लिख दी, तो इस प्रकार आप अपना ऐड कर सकते हो। रावण, कंस, बाली आदि शक्तिशाली व्यक्ति भी प्रभुता के दम में ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए। अतः लघु के भाव से प्रभुता प्राप्त की जा सकती है, किंतु प्रभुता के मद से ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक है। अब अपने देखे इसमें एक तो हमने आइंस्टीन का एग्जाम्पल दिया, तुलसीदास की बात इसमें एक चीज लिखी, और इसमें हमने जो अपने जो साहित्य की चीजें, साहित्य की क्या, हमने पीछे की जो चीजें थी, हमने उन चीजों को देखा। ठीक है। हमने एग्जाम्पल दिया रावण, कंस, बाली इनका। तो इस प्रकार आपको क्या क्या चीज ऐड करनी चाहिए। अब ये शब्द आपको 100 से ज्यादा लग रहे होंगे। 100 से ज्यादा इसमें लाने का अर्थ क्या था कि आप इन चीजों को समझ सको। जरूरी नहीं है कि आप इतने ही शब्द लिखो। अब मान के चलिए आपकी इसी जो यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपका इतना सारा पढ़ा हुआ हो, समझा हुआ हो, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रहता है। आप अपने आप से तो बनाओ ही बनाओगे, लेकिन ये जो पढ़ा हुआ हो इससे भी आप रिलेट करोगे उसको, और ये भी कहीं ना कहीं आपको याद आ जाएगा, तो आप उस चीज में वहां लिख पाओगे। इसीलिए थोड़ा बड़ा लाने का ये आशय था। वहां पर आपको जरूरी नहीं है कि आप इतना लिखो। एक चीज बताऊं, वहां पे आपको जितना स्पेस दिया होता है, आप उस स्पेस को भरने की पूरी कोशिश किया करो। ठीक है। उस स्पेस को भरने की पूरी कोशिश किया करो। थोड़े थोड़े आप है स्पेस देते दे दे के लिख सकते हो, लेकिन वो जो वहां पे स्पेस होता है, लगभग आपको जितना शब्द भी पूछा हुआ होता है उतना ही होता है। ठीक है। आई होप आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल करवाए, दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और अब हमारा यहाँ पे है ये पार्ट बी है वो कंप्लीट हो गया। संक्षिप्तीकरण और पलवन हमने अच्छे से देखा। हमने पार्ट ए में व्याकरण अच्छे से किया। तो आप बताना आपको क्लास है वो कैसी लगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो अब हम मिलते हैं अगले क्लास में अपने नए मैटर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।